नमस्कार साथियों, बेस्ट ज्ञान चैनल पर मैं बीरम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। रोजगार निर्माण न्यूज़पेपर जो कि है 15 से 21 फरवरी 2021 का लेटेस्ट अंक, इसका रिव्यू आज के इस वीडियो में हम देखेंगे और इसके माध्यम से चर्चा करेंगे तमाम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल, व्यापार और राज्यों से जुड़े घटनाक्रम पर। यह जो पेपर होता है रामबाण साबित होगा आपकी एमपीपीएससी, एमपी पुलिस और राष्ट्रीय और राज्य स्तर की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, खासतौर पर जीके और करंट अफेयर्स के लिए काफ़ी उपयोगी यह पेपर होता है। इसलिए आप इसको ज़रूर पढ़ा करें और पढ़ ना पाए तो कम से कम यह वीडियो हर सप्ताह में 1 घंटे का वीडियो होता है, ज़रूर देख लिया करें। इसका पहला पार्ट ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, ये सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट आपने ना देखा हो तो ज़रूर देख लें। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे इस सप्ताह में जो व्यक्ति, स्थान या घटनाएं चर्चा में रही। भव्यालाल। भव्यालाल क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये भारतवंशी है और नासा की कार्यकारी प्रमुख बन गई है। नासा जो कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है। भारतवंशी भव्यालाल नासा की कार्यकारी प्रमुख बनाई गई है। वे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के नासा में बदलाव संबंधी समीक्षा दल की सदस्य है। वे इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस एनालिसिस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी इंस्टीट्यूट में 2005 से 2020 तक काम कर चुकी हैं। नासा के मुताबिक लाल के पास अभियांत्रिकी और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यापक अनुभव है। भव्यालाल के पास बैचलर ऑफ साइंस तथा मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री है। रसिक भाई सब्जियों को सुनाते हैं तिब्बती संगीत। गुजरात में राजकोट के रसिक भाई शिंगाला ने तिब्बती संगीत की मदद से सब्जियों में जीवन रस सींचने का प्रयोग शुरू किया है। वह 21 तरह की सब्जियों को म्यूजिक थेरेपी दे रहे हैं। रसिक भाई के मुताबिक परिवार के लोग समूह बनाकर रोजाना तिब्बती सुर साधते हैं। उन्होंने अब कीटनाशकों का प्रयोग भी बंद कर दिया है। रसिक भाई ने जो इनके खेत है वहाँ पर स्पीकर लगाया है जिसमें 24 घंटे तिब्बती राग गीत बजता है। सब्जियों के ऊपर किए अनूठे प्रयोग के सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। एयरलाइन जेट ब्लू एयरबस A321 के जरिए शुरू करेगी लंदन के लिए फ्लाइट। अमेरिकी लो कास्ट एयरलाइन जेट ब्लू गर्मियों के आगामी सीजन में लंदन के लिए अपनी पहली फ्लाइट शुरू करने वाली है। यह सर्विस एयरबस A321 के लॉन्ग रेंज वर्जन के जरिए शुरू की जाएगी। इसमें 24 इंडिविजुअल मिंट सूट्स होंगे जिनमें फ्रंट में 2 फर्स्ट क्लास मिंट स्टूडियो सूट शामिल है। कंपनी का दावा है कि यह किसी भी अमेरिकी एयरलाइन में सबसे बड़ा फ्लैट बेड है। असल में JW ने प्रीमियम मिंट केबिन को रिडिज़ाइन किया है। इनमें स्लाइडिंग डोर है जिन्हें बंद किया जा सकता है। नॉर्थम्पटनशायर 400 साल पुराने मुकुट का एक हिस्सा मिला है। नॉर्थम्पटनशायर में तकरीबन 400 साल बाद किंग चार्ल्स के मुकुट का एक हिस्सा मिला है। ऐसा माना जा रहा है कि उनकी मौत के बाद उनके मुकुट को नष्ट कर दिया गया था। इसका पता लगाने वाले केविन डकेट ने इसे एक पेड़ के नीचे से मेटल डिटेक्टर की मदद से खोजा। डकेट के अनुसार मुकुट 1631 के चार्ल्स के चित्र पर आधारित है। डकेट इस साल की शुरुआत में हेम्पटन कोर्ट गए थे, वहाँ उन्होंने इस प्रतिकृति को देखा। यह 1422 में हेनरी 6 के शासनकाल का प्रतिनिधित्व करता है। आयुष केएस 1 घंटे में पढ़ डाली इन्होंने 20 किताबें। दुबई में 5 साल के भारतीय छात्र आयुष केएस ने 1 घंटे में 20 किताबें पढ़ने का नया रिकॉर्ड बनाया है। मूल रूप से केरल निवासी आयुष का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। JSS इंटरनेशनल स्कूल के छात्र आयुष का यूट्यूब चैनल भी है। इस चैनल का नाम है रीडिंग रूम बाय आयुष। कमाल की चीज़ें लोग कर लेते हैं। पूरे साल में कोई व्यक्ति किताबें नहीं पढ़ता है और कोई व्यक्ति ऐसा भी है जो कि 1 घंटे में 20 किताबें पढ़ लेता है। कुदरत का करिश्मा ही है। कहा जाता है कि इंसान वह सब कुछ कर सकता है जो कि वह सोच सकता है और ऐसा कोई काम नहीं है जिसके बारे में इंसान सोच नहीं सकता है। तो दुनिया में अपार संभावनाएं हैं, बस दृढ़ निश्चय की ज़रूरत है और उन संभावनाओं को खोजने की ज़रूरत है। ड्रैगन बोट रेस जमी हुई नदी पर हुई संपन्न। चीन के शेन्यांग शहर में इन दिनों जमा देने वाली ठंड पड़ रही है, लेकिन आज ड्रैगन बोट रेस लगाने वालों ने जमी हुई बर्फ पर बोट रेस पूरी की। जम चुकी नदी पर आइस स्केटर्स ने ड्रैगन बोट रेस लगाई, साथ ही दूसरी प्रतियोगिताएं भी हुई।
मणिपुर में तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। मणिपुर में स्थित लोकटक झील पर मौजूद किबुल लामजो राष्ट्रीय उद्यान दुनिया का पहला और संभवतः विश्व का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान है। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा, मणिपुर में यह स्थित है लोकटक झील और यहाँ पर मौजूद है किबुल लामजो राष्ट्रीय उद्यान। इस झील में बने प्राकृतिक द्वीप भी देखने लायक है। इन द्वीपों को फुमुदी कहा जाता है। इस नेशनल पार्क को विलुप्त होते संगाई हिरणों का आखिरी प्राकृतिक घर कहा जाता है। यहाँ पर कई प्रकार के जानवर जैसे कछुए, सांप, एशियन गोल्डन कैट आदि देखने को मिल जाते हैं। असफलता सफलता का अविभाज्य हिस्सा है। कार्ल बेन का यह कथन है, तो असफलता से डरे नहीं बल्कि मुकाबला करें। कनाडा में क्या हुआ है? बर्फ से बने होटल में 15 स्वीट्स। कनाडा का डी ग्लेस आइस होटल मेहमान नवाजी के लिए खुल चुका है। इस बार होटल में 15 सूट्स, एक शादी हॉल, 6 कमरे और आइस बार भी हैं। यह होटल हर साल जनवरी में अलग अलग थीम पर बनाया जाता है। इस साल की थीम है एक असली दुनिया की यात्रा। यह होटल 2001 में पहली बार बना था। मार्च तक चलने वाले इस होटल की कमाई $1 करोड़ यानी कि करीब 73 करोड़ रुपए है। पद्मश्री बंसी कोल का हाल ही में निधन हो गया। प्रसिद्ध रंगकर्मी थे, लेखक थे और चित्रकार थे बंसी कोल। दिल्ली में इनका निधन हो गया। 72 वर्षीय बंसी कोल का रंगकर्म के साथ ही लेखन तथा चित्रकारी में भी गहरा रोल था। 1973 में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से पास हुए। रिपर्टरी में निर्देशक के तौर पर अपने करियर का आगाज किया। बंसी कोल ने विभिन्न शैलियों में 100 से अधिक नाटकों का निर्देशन किया था। हेल्थ वर्कर्स के लिए धन जुटाने वाले कैप्टन टॉम का हाल ही में निधन हो गया। ब्रिटेन के पूर्व सैनिक और दूसरे विश्व युद्ध के नायक रहे 100 साल के कैप्टन सर टॉम मूर का निधन हो गया है। वे कोरोना से संक्रमित थे। बैटमैन मूवी में इस्तेमाल की गई कार की रेप्लिका की होगी बिक्री। ब्रिटेन के एक म्यूजियम में क्लासिकल माइकल कीटोन थेटमोबाइल कार की रेप्लिका बिक्री के लिए रखी गई है। इसकी न्यूनतम कीमत 30,000 पाउंड यानी कि करीब 30 लाख रुपए रखी गई है। यह उसी कार की रेप्लिका है जिसका इस्तेमाल 1992 में हॉलीवुड फिल्म बैटमैन में किया गया था। इसके सारे फीचर 30 साल पुरानी कीटोन कार के जैसे हैं। ब्लैक लाइव्स मैटर नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित हुए हैं। अमेरिका में नस्ली हिंसा के खिलाफ आवाज उठाने वाले ब्लैक लाइव्स मैटर BLM को नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामांकित किया गया है। नामांकन से पहले BLM को स्वीडन के मानवाधिकार पुरस्कार से नवाजा गया। यह सम्मान अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस के हाथों मौत के खिलाफ आवाज उठाने के लिए दिया गया है। तियानबेन फर्स्ट मंगल ग्रह की पहली तस्वीर इस उपग्रह ने भेजी है। चीन का उपग्रह है तियानबेन फर्स्ट। इसने मंगल ग्रह की अपनी पहली तस्वीर भेज दी है। यह तस्वीर लाल ग्रह से करीब 22 लाख किलोमीटर दूर से ली गई है। चीन का यह यान गत वर्ष जुलाई में प्रक्षेपित किया गया था। इस माह की मंगल की कक्षा में पहुंचने की संभावना है। यह मंगल के वातावरण और वहां होने वाले बदलाव पर भी अध्ययन करेगा। अद्भय मिश्रा ब्राइटेस्ट स्टूडेंट इन द वर्ल्ड की सूची में शामिल किए गए हैं। न्यूयॉर्क में रहकर पढ़ाई करने वाले 8 वर्षीय अद्भय मिश्रा बाल्टीमोर में जॉन हॉपकिंस सेंटर फॉर टैलेंटेड यूथ CTY के द्वारा ब्राइटेस्ट स्टूडेंट इन द वर्ल्ड की सूची में शामिल हो गए हैं। इसके तहत चयनित छात्र रोड्स छात्रवृत्ति और मैक आर्थर फेलोशिप के हकदार होते हैं। कक्षा दूसरी से 8वीं तक के 15,000 छात्रों ने इस टैलेंट सर्च प्रोग्राम में भागीदारी की थी। इसके लिए विभिन्न चरणों में साल भर 2020 में प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। डॉक्टर राज पंजाबी अमेरिका में मलेरिया के समन्वयक बन गए हैं। अमेरिका मेक्सिको बॉर्डर डिजाइन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। अमेरिका और मेक्सिको बॉर्डर दुनिया के सबसे लंबे बॉर्डर में शामिल है। ट्रंप प्रशासन के वक्त घुसपैठ रोकने के लिए स्टील बॉर्डर खड़ी कर दी गई थी। इस बॉर्डर पर गुलाबी शीशा लगाए गए हैं। यह दीवार टिटर टोटर दीवार के नाम से मशहूर है। टिटर टोटर इसे लंदन डिजाइन म्यूजियम ने डिजाइन ऑफ द ईयर घोषित कर दिया है। थाईलैंड में क्या हुआ? मछुआरे को मिला है 2.5 करोड़ रुपए का मोती।
थाईलैंड में एक मछुआरे को समुद्र तट पर 7.68 ग्राम का मोती मिला है। इसकी कीमत है 2.5 लाख पाउंड या लगभग 2.5 करोड़ रुपए। हचाई नाम के शख्स ने बताया कि उसे बीच पर एक शेल यानी सीप मिला था। इसकी सफाई के दौरान नारंगी रंग का मोती मिला। इसकी कीमत सामने आने के बाद दूर दूर से लोग इसे देखने आ रहे हैं। कमला हैरिस, लिंकन मेमोरियल पर इनकी तस्वीर लगी है। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन। वाशिंगटन में मौजूद ऐतिहासिक लिंकन स्मारक के सामने अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की कांच की तस्वीर लगाई गई है। अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनने पर सम्मान स्वरूप उनकी यह तस्वीर लगाई गई है। गौरतलब है कि कमला हैरिस पहली महिला उपराष्ट्रपति होने के साथ ही पहली अश्वेत उपराष्ट्रपति भी हैं। सोहिनी चटर्जी और अदिति गोरूर, यूएन में भारतीय मूल की महिलाओं को मिली है जिम्मेदारी। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी मिशन के लिए भारतीय मूल की 2 अमेरिकी महिलाओं सोहिनी चटर्जी और अदिति गोरूर को अहम प्रशासनिक जिम्मेदारी सौंपी गई है। चटर्जी संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत की वरिष्ठ नीति सलाहकार होगी, जबकि गोरूर को यूएन में अमेरिकी मिशन के लिए नीति सलाहकार नियुक्त किया गया है। चटर्जी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल अफेयर पढ़ा चुकी हैं, वहीं गोरूर संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा की विशेषज्ञ हैं। स्पेस एक्स स्टारशिप रॉकेट का परीक्षण विफल। स्पेस एक्स का स्टारशिप रॉकेट परीक्षण के दौरान अधिकतम ऊंचाई पर जाने के बाद जब नीचे आने लगा तो फट गया। स्टारशिप SN9 रॉकेट को एलन मस्क की कंपनी ने तैयार किया था। मस्क की कंपनी की योजना है कि वह इंसानों और 100 टन कार्गो को चंद्रमा और मंगल पर ले जाएगी। दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद एलन मस्क ने कहा कि यह प्रयोग है, हम इसके बाद भी प्रयास जारी रखेंगे और प्रयास करेंगे। अब चर्चा कर लेते हैं आर्थिक समीक्षा 2020-21 पर। एक्चुअल में आर्थिक समस्या भी बहुत रही 2020-21 में, तो उनकी भी बात आर्थिक समीक्षा में निश्चित तौर पर होगी। आर्थिक समीक्षा जो होती है काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। पूरे देश का पूरा जो अर्थव्यवस्था है उसका सारांश इसमें रहता है। तो आइए देखते हैं। वित्त मंत्री द्वारा 29 जनवरी को आर्थिक समीक्षा संसद में प्रस्तुत की गई। आर्थिक समीक्षा अगले वित्तीय वर्ष के बजट के पूर्व पिछले वर्ष में की गई प्रगति का पूरा बहीखाता होता है। आर्थिक समीक्षा में वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP यानी कि सकल घरेलू उत्पाद की दर नेगेटिव रही, -7.7%। पहली छमाही में 100 साल में एक बार भारी कर ढाने वाले कोविड-19 के कारण GDP में 15.7% की तेज गिरावट तथा दूसरी छमाही में 0.1% की अत्यंत कम गिरावट को देखते हुए GDP की -7.7% की दर का अनुमान लगाया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत की वास्तविक GDP में वृद्धि दर 11% तथा सांकेतिक GDP में वृद्धि दर 15.4% रहने का अनुमान है, जो देश की स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक है। व्यापक टीकाकरण अभियान, सेवा क्षेत्र में तेजी से हो रही बेहतरी और उपभोग एवं निवेश में त्वरित वृद्धि के कारण V आकार में आर्थिक प्रगति देखी गई है। यानी कि V आकार का मतलब है कि पहले अच्छी थी, फिर एकदम डाउन हो गई और फिर से एकदम रफ्तार पकड़ ले। इस वर्ष की आर्थिक समीक्षा कोविड योद्धाओं को समर्पित की गई है। आर्थिक समीक्षा में रेखांकित किया गया कि कोविड महामारी ने मांग और आपूर्ति दोनों को प्रभावित किया तथा भारत एकमात्र देश रहा जिसने आपूर्ति बढ़ाने के लिए संरचनात्मक सुधार घोषित किए ताकि उत्पादन क्षमताओं का कम से कम नुकसान हो। आर्थिक समीक्षा में IMF के जनवरी 2021 के वैश्विक आर्थिक उत्पादन के अनुमानों की भी चर्चा की गई, जिसमें जनवरी 2020 में 3.5% की कमी दर्ज की गई है। IMF के अनुसार अगले 2 वर्षों में भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन जाएगा, क्योंकि वर्ष 2021-22 में भारत की वास्तविक GDP वृद्धि दर 11.5% तथा 2022-23 में 6.8% रहने का अनुमान है। बजट में स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष बल दिया गया है। समीक्षा के अनुसार महामारी से निपटने के लिए बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं होना आवश्यक है, इसलिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को जारी रखने पर जोर दिया गया। सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च को GDP में से
जीडीपी में 1% से बढ़ाकर 2.5 से 3% करने से कुल व्यक्तिगत स्वास्थ्य खर्च 65% से घटकर 35% पर आ सकता है। आर्थिक समीक्षा में स्वास्थ्य सेक्टर में नियामक बनाने पर विचार करने तथा टेलीमेडिसिन का पूर्ण उपयोग करने का सुझाव भी दिया गया है। आर्थिक समीक्षा में बताया गया कि PMJAY का स्वास्थ्य परिणाम पर मजबूत रूप से सकारात्मक प्रभाव पड़ा तथा जिन राज्यों में इस योजना को अपनाया उन राज्यों में इसका मजबूत सकारात्मक परिणाम आया है। आर्थिक समीक्षा राष्ट्रीय डायलिसिस मिशन को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में मिलाने का प्रस्ताव भी रखती है। औद्योगिक और बुनियादी क्षेत्र की बात करें तो समीक्षा में बताया गया कि भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान एक सुधार पैकेज की घोषणा की थी जिसमें 29.87 लाख करोड़ का बजट दिया गया है। यह भारत के जीडीपी का 15% है। इस प्रेरक पैकेज का आर्थिक रिकवरी पे सकारात्मक प्रभाव पड़ा। कोविड महामारी के कारण वित्तीय वर्ष 2020-21 में औद्योगिक वृद्धि दर -9.6% रहने का अनुमान है, लेकिन आत्मनिर्भर भारत पैकेज के कारण इस क्षेत्र में तेजी से रिकवरी आई है और IIP यानी कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक तथा 8 कोर इंडेक्स कोविड से पहले के स्तर पर पहुंच गए हैं। भारत सरकार द्वारा दी गई इन पहलों से भारत ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक में अपनी रैंक में सुधार किया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 के अनुसार व्यापार करने में सुगमता के अनुसार 2019 में 190 देशों में भारत 63वें स्थान पर आ चुका है। वर्ष 2018 में भारत 77वें स्थान पर था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रणालियों को अपनाते हुए भारत ने 10 में से 7 सूचकांकों में अपनी स्थिति पहले से बेहतर बनाई है। भारत लगातार तीसरी बार सुधार करने वाले 10 देशों में रहा है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत ने स्टार्टअप्स के क्षेत्र में बड़ी सफलता प्राप्त की। भारत सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया कार्यक्रम लॉन्च किया। दिसंबर 2020 तक 41,061 स्टार्टअप्स तथा इनमें 4,70,000 नौकरियां प्राप्त होने का आंकड़ा सरकार ने बताया है। नवोन्मेष की बात करें तो भारत ने वैश्विक नवोन्मेष इंडेक्स की 2007 में शुरुआत के बाद से 2020 में पहली बार टॉप 50 नवोन्मेषी देशों के क्लब में प्रवेश किया। मध्य व दक्षिण एशिया में इस संदर्भ में वह पहले नंबर पर है तथा निम्न मध्य आय वर्ग की अर्थव्यवस्थाओं में तीसरे नंबर पर। आर्थिक समीक्षा में इस बात पर बल दिया गया है कि नवोन्मेष के मामले में भारत टॉप 10 अर्थव्यवस्थाओं से प्रतिस्पर्धा करे। वर्तमान में अनुसंधान और विकास पर भारत का जीडीपी भारत का सकल घरेलू व्यय 10 शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में सबसे कम है। यह सकल घरेलू उत्पाद का 0.65% है। कुल पेटेंट में भारतीयों का योगदान 36% है, जिसे बढ़ाने की आवश्यकता है। नवोन्मेष के क्षेत्र में वर्तमान में भारत की विश्व में रैंक है 48, जो कि 2015 में थी 81। तो इनोवेशन में काफ़ी अच्छी रैंक है 48, ज़्यादा अच्छी भी नहीं कही जा सकती, लेकिन ठीक ठाक है। श्रम सुधार और रोजगार की स्थिति की बात करें तो इस सर्वेक्षण के अनुसार देश में 2018-19 में श्रमिक कार्यबल की संख्या 51.8 करोड़ थी, जिसमें से 48.8 करोड़ लोगों के पास रोजगार था। वर्ष 2017-18 से 18-19 के बीच श्रमिक कार्यबल के आकार में 1.64 करोड़ की बढ़ोतरी हुई, जिसमें से 1.22 करोड़ ग्रामीण क्षेत्र तथा 0.42 करोड़ शहरी क्षेत्र के हैं। इनमें 0.92 करोड़ महिलाएं और 0.72 करोड़ पुरुष सम्मिलित हैं। वर्ष 2017 और 18-19 में बेरोजगार लोगों की संख्या में 0.79 करोड़ की कमी आई। महिला कार्यबल सहभागिता दर वर्ष 2017-18 के 17.5% के मुकाबले 2018-19 में बढ़कर 18.6% हो गई। साथियों, वीडियो में कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है या फिर कोई प्रश्न या सुझाव आपका हो तो कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा आपके सवालों का जवाब देने के लिए। ये जो सर्वेक्षण हुआ इसके अनुसार सबसे अधिक 21.5 करोड़ लोगों को कृषि क्षेत्र में रोजगार मिला है, जो कि 42.5% है। कृषि क्षेत्र की भागीदारी भारतीय अर्थव्यवस्था में निर्विवाद है और सबसे उच्च है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर सभी आयु वर्गों में बेरोजगारी की दर वर्ष 2017-18 के 6.1% से मामूली रूप से घटकर 2018-19 में 5.8% रह गई।
बेरोजगारी की दृष्टि से अरुणाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर और बिहार उच्च स्थिति पर है तथा गुजरात, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और सिक्किम निम्न स्तर पर है। अधिकतर राज्यों में ग्रामीण क्षेत्रों के मुकाबले शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी की दर अधिक है। इस आर्थिक समीक्षा में भारत को ऐसे सबसे बड़े देश के रूप में बताया गया है जहां परिवर्तनशील स्टाफ यानी कि फ्लेक्सी स्टाफ है और कर्मचारियों की अदला बदली आसानी से की जा सकती है। श्रम सुधारों के इतिहास में वर्ष 2019 और 20 मील के पत्थर है, जिनमें 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को तर्कसंगत बनाकर 4 श्रम कोड के रूप में सरलीकृत किया गया है। कृषि के बारे में आर्थिक समीक्षा में कहा गया कि भारतीय कृषि क्षेत्र ने कोविड-19 के कारण लगाए गए लॉकडाउन के समय भी अपनी उपयोगिता और लचीलेपन को साबित किया। वर्ष 2020-21 में कृषि और संबंधित क्षेत्र में स्थित मूल्यों पर 3.4% की वृद्धि हुई है। वर्ष 2019-20 में देश में 296.65 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ, जो कि पिछले वर्ष से 11.44 मिलियन टन अधिक है। एक्सपोर्ट की बात करें तो वर्ष 2019-20 की आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत का कृषि और संबंधित वस्तु निर्यात लगभग 252,000 करोड़ रुपए का हुआ। भारत से सर्वाधिक निर्यात अमेरिका, सऊदी अरब, ईरान, नेपाल और बांग्लादेश को किया गया। निर्यात में प्रमुख वस्तुएं थी मछलियाँ और समुद्री संपदा, बासमती चावल, मसाले, तेल, चाय की पत्ती आदि। कृषि आधारित निर्यात में भारत की स्थिति विश्व स्तर पर अग्रणी है। इस क्षेत्र में विश्व का लगभग 2.5% निर्यात भारत से ही किया जाता है। एग्रीकल्चर लोन की बात करें तो वर्ष 2019-20 में कृषकों को 13,92,469 करोड़ रुपए का लोन दिया गया, जो कि लक्ष्य 13,50,000 करोड़ रुपए से अधिक था। 2020-21 में 15 लाख करोड़ रुपए का ऋण प्रदान करने का लक्ष्य है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कृषि ढांचा निर्माण के लिए 1 लाख करोड़ की धनराशि निर्धारित की गई है। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत 1.5 करोड़ दुग्ध डेयरी उत्पादकों और दुग्ध निर्माता कंपनियों को किसान क्रेडिट कार्ड देने का लक्ष्य रखा गया है। पशुधन की बात करें तो सकल मूल्य संवर्धन स्थिर मूल्य पर पशुधन का योगदान लगातार बढ़ रहा है। वर्ष 2014-15 में यह 24.32% था, जबकि 2018-19 में 28.6% रहा। 2018-19 के सकल मूल्य संवर्धन में पशुधन की हिस्सेदारी 4.19% रही। आर्थिक समीक्षा में मत्स्य पालन का भी जिक्र किया गया। बताया गया भारत का मत्स्य उत्पादन इतिहास में अब तक का सर्वाधिक रहा है। वर्ष 2019-20 में 14.16 मिलियन मीट्रिक टन मत्स्य उत्पादन हुआ। मत्स्य क्षेत्र का कुल राष्ट्रीय सकल मूल्य संवर्धन में 1.24% तथा कृषि के सकल मूल्य संवर्धन में 7.28% योगदान रहा। आर्थिक समीक्षा में बताया गया कि वित्त वर्ष 2020-21 में खाद्यान्न का वितरण 2 चैनलों के माध्यम से किया गया, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम सभी 36 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश में लागू है। याद रखिए, देश में फिलहाल 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य हैं, 29 थे पहले। अब जम्मू कश्मीर भी राज्य बन गया है, तो कितने हो गए? 30 हो गए और 6 केंद्र शासित प्रदेश बचे। विदेशी व्यापार की बात करें तो आर्थिक समीक्षा के अनुसार इस वित्त वर्ष में भारत का वाणिज्य वस्तु व्यापार घाटा कम हुआ है। 28 रह गए हैं राज्य। जम्मू कश्मीर जो है वह केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, न कि राज्य। तो 29 के बजाय 28 राज्य बन गए हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश रह गए हैं। भारत के मौजूदा व्यापार खाते में 17 वर्षों के अंतराल के बाद अधिशेष का अनुमान है। 8 जनवरी 2021 को विदेशी विनिमय भंडार बढ़कर अब तक का सर्वाधिक 586 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है। भारत के विदेशी कर्ज में 2 अरब अमेरिकी डॉलर की कमी हुई है। विदेशी विनिमय बाजार में भारतीय रिजर्व बैंक के उपायों से रुपये की परिवर्तनशीलता और एकतरफा वृद्धि को नियंत्रित करने में सफलता मिली है। साथियों, बार बार मैं आपसे लाइक करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपके लाइक करने से ही अन्य दोस्त भी इस वीडियो को देख पाएंगे, और जब तक प्रचार प्रसार इस वीडियो का नहीं होगा तब तक मैं आपके लिए उतना तन मन धन से काम नहीं कर पाऊंगा जितना कि
वास्तव में मैं कर सकता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके सपोर्ट की मुझे इस समय बेहद आवश्यकता है वीडियो को कंटिन्यू करने के लिए। अप्रैल से दिसंबर 2020-21 में वाणिज्य वस्तु निर्यात 15.7% कम रहकर 200.8 अरब अमेरिकी डॉलर रहा। इस कमी का कारण पेट्रोलियम तेल व लुब्रिकेंट्स का निर्यात रहा है। अप्रैल से दिसंबर 2020-21 में कुल वाणिज्य वस्तु आयात 29.1% की गिरावट के साथ 258.3 अरब अमेरिकी डॉलर रहा। वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में आयातों में तीव्र कमी हुई है। समीक्षा के अनुसार वैश्विक स्तर पर उथल पुथल के बावजूद अप्रैल से सितंबर 2020 के मध्य भारत के सेवा क्षेत्र में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के प्रवाह में बढ़ोतरी हुई है। इस बढ़ोतरी को कंप्यूटर और हार्डवेयर उपक्षेत्र का समर्थन मिला। खुदरा व्यापार, कृषि सेवा और शिक्षा में भी एफडीआई की भागीदारी बढ़ी है। विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक एफडीआई हासिल करने वाले देशों की सूची में भारत 9वें स्थान पर है। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी की बात करें तो भारत सेबी की नियामक परिधि के भीतर एक सोशल स्टॉक एक्सचेंज गठित करने की ओर अग्रसर है, जिसके माध्यम से समाज कल्याण के उद्देश्यों को पूरा करने की दिशा में कार्य किया जाएगा और अपनी पूंजी को बढ़ाया जाएगा। भारत विश्व के ग्रीन बॉन्ड बाजार में चीन के बाद दूसरे सबसे बड़े देश के रूप में उभरा है। 2017 में भारत में ग्रीन बॉन्ड की खरीदा को बढ़ाने के लिए सेबी ने ग्रीन बॉन्ड को भारतीय शेयर बाजार में सूचीबद्ध किया था। 24 दिसंबर 2020 तक भारत में 8 ESG म्यूचुअल फंड प्रारंभ हो चुके हैं। समीक्षा के अनुसार सकल मूल्य संवर्धन में सेवा क्षेत्र का योगदान 54% है। एफडीआई प्रवाह में 80% सेवा क्षेत्र का योगदान है। वही वर्ष 2019-20 के लिए वित्तीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.6% है, जो अनुमानित घाटे से 0.8% तथा वर्ष 2018-19 के राजकोषीय घाटे से 1.2% अधिक है। देखिए, कुछ फैक्ट है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। वर्तमान कीमतों पर भारत की सकल राष्ट्रीय आय 2020-21 में है 1,92,39,492 करोड़ रुपए। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष वृद्धि दर -4.4% रही। राष्ट्रीय आय में स्थिर कीमतों पर भारत की सकल राष्ट्रीय आय 2020-21 में 1,32,69,436 करोड़ रुपए रही। इसमें वृद्धि दर -7.9% रही। स्थिर कीमतों पर वृद्धि दर ही वास्तविक होती है। वर्तमान कीमतों पर 2020-21 में निवल राष्ट्रीय आय वर्तमान कीमतों पर 1,72,09,409 करोड़ रुपए तथा स्थिर कीमतों पर 1,17,18,380 करोड़ रुपए रही। इनमें वृद्धि दर क्रमशः -4.4% तथा -8% रही। निवल यानी कि शुद्ध, ऊपर थी सकल, सकल यानी कि ग्रॉस और निवल यानी कि शुद्ध या नेट। वर्तमान कीमतों पर 20-21 में प्रति व्यक्ति आय 1,26,968 रुपये है। देखिए, एक व्यक्ति भारत का 1,26,968 रुपये कमाता है, यानी कि भारत में जो टोटल पैसा है उसको बराबर बांट दिया जाए तो एक व्यक्ति के पल्ले पड़ेंगे 1,26,968 रुपये, यानी हर व्यक्ति भारत का लखपति है। लेकिन दिक्कत क्या है कि कुछ लोगों के पास करोड़ों अरबों की संपत्ति है और कुछ लोग भूखे मरने की स्थिति में है। प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्यों की बात करें तो स्थिर दर पर प्रति व्यक्ति आय है 86,456 रुपये। महंगाई को हटा दे तो इतनी वृद्धि की बात इसमें करें तो वर्तमान कीमतों पर वृद्धि हो रही है 5.4%, जबकि वास्तविक वृद्धि जो है स्थिर दर पर वह माइनस में है, -8.9%। वर्ष 2019 में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर वर्तमान कीमतों पर 6.1% तथा स्थिर कीमतों पर 3.1% थी। वर्ष 2018-19 में मध्य प्रदेश की निवल घरेलू आय वर्तमान कीमतों पर 7,37,156 करोड़ रुपए तथा 2019-20 में 8,27,019 करोड़ रुपए थी 8,27,019 करोड़ रुपए थी। इनमें वृद्धि दर रही 12%। तो ये काम की जानकारियाँ आप जरूर याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके नॉलेज के लिए भी और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी।
पिछले सप्ताह की खबरों पर अब हम नज़र डालेंगे डेट वाइज। सिविल सेवा परीक्षा के उम्मीदवारों को एक और अवसर मिलेगा। कोरोना के कारण यह अवसर देने का निर्णय लिया गया है। जिन उम्मीदवारों का आखिरी अटेम्प्ट 2020 की सिविल सेवा परीक्षा में था और उन्होंने परीक्षा के लिए अप्लाई किया लेकिन परीक्षा में शामिल नहीं हो सके, उनको एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बजट 2021-22 के बाद नई क्रेडिट पॉलिसी लॉन्च कर दी है। ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं है। रेपो रेट 4% है। आरबीआई ने कहा कि देश के आर्थिक विकास की संभावनाओं में काफ़ी सुधार हुआ है। उन्होंने वर्ष 2021-22 में देश के आर्थिक विकास दर यानी जीडीपी ग्रोथ 10.5% रहने का अनुमान लगाया है। आरबीआई ने डिजिटल पेमेंट सेवाओं के लिए 24 घंटे 7 दिन काम करने वाली हेल्पलाइन शुरू करने की बात कही। अफगानिस्तान में आतंकी हमलों का सिलसिला जारी है। आतंकी संगठन तालिबान ने सेना की एक चेकपोस्ट पर घात लगाकर हमला किया है। 16 सैनिकों की इसमें मौत हो गई। म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहा है। म्यांमार की राजधानी है यंगून। देश की प्रमुख नेता आंग सान सूकी को जल्द रिहा करने के लिए प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त है आंग सान सूकी। ब्रिटेन भारत सहित तेज विकास गति वाले देशों के साथ विद्यार्थियों की अदला बदली करेगा। इस संबंध में सहयोग के लिए काम करेगा। दरअसल ब्रिटेन ब्रेग्जिट के बाद अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि को विकसित करने के लिए कई कदम उठा रहा है। ब्रिटेन अन्य देशों से संबंधों के विकास के लिए शिक्षा के रणनीतिक इस्तेमाल पर कार्य कर रहा है। यूरोपीय यूनियन से अलगाव के बाद ब्रिटेन अब गैर यूरोपीय देशों में अपने छात्रों को पढ़ने के लिए भेजेगा। ब्रिटेन के शिक्षा विभाग ने उच्च शिक्षा संस्थानों के जरिए 110 मिलियन पाउंड यानी लगभग 1000 करोड़ रुपए के बजट की टूरिंग योजना बनाई है। इस योजना के तहत ब्रिटिश छात्रों को विदेशों में पढ़ाई के लिए भेजा जाएगा। छात्रों की अदला बदली वाली इस योजना में ब्रिटेन ने भारत को प्रमुखता दी है। यूजीसी ने जेआरएफ के लिए आयु सीमा 31 वर्ष कर दी है। पहले 30 वर्ष थी। यह छूट केवल वर्तमान परीक्षा में लागू होगी। अंतिम तिथि भी बढ़ाई गई है। 2 मार्च 2021 अंतिम तिथि है, याद रखिएगा। परीक्षा होगी यूजीसी नेट की 2 से 17 मई तक। चीन के तटरक्षक बल के 2 जहाजों ने जापान प्रशासित सेनकाकू द्वीप में घुसपैठ की। यह जानकारी जापान के विदेश मंत्रालय ने दी है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एआईसीटीई ने सभी तकनीकी संस्थानों से कहा कि वे भारतीय लेखकों की प्राथमिकता दें जो उनकी किताबें हैं उनको, ताकि आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को मजबूती मिले। मार्च में देश को मिलेंगे 17 राफेल लड़ाकू विमान। अप्रैल 2022 तक सारे के सारे विमान मिल जाएंगे। याद रखिए, फ्रांस से यह विमान भारत ने खरीदे हैं। अब तक 11 राफेल विमान भारत आ चुके हैं और मार्च में 17 और आ जाएंगे। रक्षा मंत्री ने एक प्रश्न के जवाब में कहा कि हम स्वदेशीकरण पर जोर दे रहे हैं। हमने 101 ऐसी सामग्रियों को चिन्हित किया है जो अब विदेशों से आयात नहीं की जाएगी बल्कि भारत में निर्माण होगा। उल्लेखनीय कि भारत ने 4 साल पहले फ्रांस के साथ 59,000 करोड़ रुपए में 36 राफेल विमान खरीदने का सौदा किया था। राफेल विश्व के सबसे उन्नत लड़ाकू विमानों में से एक है। सुप्रीम कोर्ट ने शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी बीडीएस पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए न्यूनतम अंक कम नहीं करने के केंद्र सरकार के आदेश को खारिज करते हुए न्यूनतम अंक को 10% कम करने के आदेश दिए हैं। देश के तीनों रक्षा बलों में कुल 9,118 महिलाएं अधिकारी के रूप में सेवा दे रही है, जबकि सैन्य पुलिस में 1700 महिलाओं को जवानों के रूप में शामिल करने की मंजूरी दी गई है। यह जानकारी केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नायक ने राज्यसभा में दी है। श्री नायक ने बताया कि सेना में 6,807 महिला अधिकारी हैं, जबकि वायुसेना में 1,607 महिला अधिकारी तैनात हैं।
वहीं नौसेना में 704 महिला अधिकारी कार्यरत हैं। एफटी ग्लोबल एमबीए रैंकिंग में भारत के 5 संस्थान शामिल। फाइनेंशियल टाइम्स द्वारा जारी ग्लोबल एमबीए रैंकिंग 2021 में भारत के 5 संस्थानों को टॉप 100 में जगह मिली है। इस रैंकिंग में ऐसे संस्थान और कॉलेजों को शामिल किया गया है जो विश्व में सर्वश्रेष्ठ एमबीए कोर्स प्रदान करते हैं। रैंकिंग में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस आईएसबी को 23वां, भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम बेंगलुरु को 35वां, आईआईएम कोलकाता को 44वां, अहमदाबाद को 48वां और इंदौर को 94वां स्थान मिला है। रैंकिंग में फ्रांस और सिंगापुर के संस्थान इंसिड ने शीर्ष स्थान हासिल किया। उल्लेखनीय है कि इस रैंकिंग की गणना स्नातक अनुसंधान की गुणवत्ता और पूर्व छात्रों द्वारा तैयार किए गए वेतन के आधार पर की जाती है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI में सभी खाद्य पदार्थों में ट्रांस फैट की सीमा तय कर दी है। इसके द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि खाद्य पदार्थों में ट्रांस फैट की सीमा 5 से घटाकर 2% कर दी गई है। FSSAI ने इंडस्ट्रियल ट्रांस फैट एसिड TFA को सभी फैट्स और तेलों में अधिकतम 3% तक सीमित कर दिया है। FSSAI के अनुसार विश्व के 40 देशों में ट्रांस फैट्स को लेकर नियम बनाए गए हैं। भारत से पहले एशिया में सिर्फ थाईलैंड में ट्रांस फैट्स खत्म करने के लिए पॉलिसी बनाई गई है। भारत से पहले केवल थाईलैंड ने इस प्रकार की पॉलिसी बनाई है। फास्टैग वॉलेट में न्यूनतम राशि रखना अब अनिवार्य नहीं होगा, खत्म कर दिया गया इस नियम को। इसका लाभ केवल पैसेंजर सेगमेंट की गाड़ियों पर ही मिलेगा, कमर्शियल वाहनों को इसमें छूट नहीं मिलेगी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कहा कि फास्टैग जारी करने वाले बैंक सिक्योरिटी डिपॉजिट के अलावा मिनिमम बैलेंस को अनिवार्य नहीं कर सकते हैं और न ही ग्राहकों पर दबाव बना सकते हैं। अब यदि फास्टैग में नेगेटिव बैलेंस नहीं है तो कार को टोल प्लाजा पार करने की अनुमति होगी। फास्टैग का बैलेंस नेगेटिव होने पर बैंक सिक्योरिटी डिपॉजिट से इसे वसूल कर सकते हैं। अगले रिचार्ज के बाद सिक्योरिटी डिपॉजिट की राशि को पूरा कर दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि देश में इस समय फास्टैग के 2.54 करोड़ से ज़्यादा यूजर्स हैं। चीन ने दावा किया है कि उसका अंतरिक्ष यान तियानवेन फर्स्ट मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश कर गया है, जो ग्रह की सतह पर एक रोवर उतारेगा और वहां भूजल तथा प्राचीन जीवन के संभावित संकेतों से संबंधित विवरण जुटाएगा। चीन ने कहा कि यह अंतरिक्ष यान जुलाई में प्रक्षेपित किया गया था। यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो कुछ महीनों में रोवर यान से अलग हो जाएगा और मंगल ग्रह की सतह पर उतरने का प्रयास करेगा। अब देखते हैं सामी की, लास्ट में देखेंगे खेल चर्चा। कोबरा बटालियन, पहली बार 34 महिला कमांडो कोबरा बटालियन में शामिल हुई है। कोबरा बटालियन काफ़ी मजबूत बटालियन मानी जाती है। सीआरपीएफ में पहली बार नक्सलियों से निपटने के लिए कोबरा बटालियन में ट्रेनिंग के लिए 34 महिला कमांडो को चुना गया है। इनको 3 महीने के मुश्किल ट्रेनिंग से गुजरना होगा। उन्हें विशेष हथियारों को चलाने, सामरिक योजना बनाने और जंगल में जीवित रहने के बारे में ट्रेनिंग दी जाएगी। ज्ञात रहे कि सीआरपीएफ में पहली महिला बटालियन का साल 1986 में गठन हुआ था। इस बटालियन के 35वें राइजिंग डे के मौके पर महिला जवानों को कोबरा प्रशिक्षण के लिए चुना गया है। तुर्की में एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी की जा रही है। तुर्की के राष्ट्रपति है रेसेप तैयब अर्दोगन। इन्होंने अपने देश के लिए मिशन मून के अलावा महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष कार्यक्रमों के लिए घोषणा कर दी है। 10 साल का यह कार्यक्रम होगा। चीन का टोही विमान ताइवान पहुंच गया। तनाव इनके बीच में बढ़ रहा है। दक्षिण चीन सागर में जो द्वीप है डोंगसाहा द्वीप समूह, यहाँ पर यह विमान घुस गया था। संयुक्त राष्ट्र की चेतावनी, परमाणु हथियारों को आधुनिक बना रहा है उत्तर कोरिया। विशेषज्ञों के अनुसार उत्तर कोरिया नवीनतम तकनीक से नाभिकीय हथियारों को लैस कर रहा है। उत्तर कोरिया साइबर हैकिंग के जरिए 22 करोड़ पाउंड हासिल करके यह हथियार बना रहा है। ईरान से नहीं हटेंगे प्रतिबंध, जो बाइडन ने कहा है, जो कि अमेरिका के नवनियुक्त राष्ट्रपति हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला खामनेई की उस मांग को ठुकरा दिया जिसमें उन्होंने कहा था
कि प्रतिबंध हटने पर ही उनका देश परमाणु समझौते से दोबारा जुड़ेगा। ज्ञात रहे कि उत्तर कोरिया ने 2006 में पहली बार नाभिकीय परीक्षण किया था, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने उस पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए थे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप का सीनेट में दूसरा महाभियोग परीक्षण शुरू। पूर्व राष्ट्रपति के वकीलों का तर्क है कि ट्रंप संवैधानिक रूप में एक महाभियोग परीक्षण का सामना करने के लिए अयोग्य है, क्योंकि वह अब कार्यालय में नहीं है। आपको बता दें, 6 जनवरी को यूएस कैपिटल में हुए दंगे में अपनी भूमिका को लेकर सरकार के खिलाफ हिंसा के लिए पूर्व राष्ट्रपति को दोषी ठहराया था प्रतिनिधि सभा ने। अमेरिका में 9 मार्च से H-1B वीज़ा के रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए। लॉटरी के जरिए लाभार्थियों का चयन किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 2022 के लिए होगी। यह वीज़ा दक्ष पेशेवरों को दिया जाता है। इस वीज़ा के जरिए विदेशी नागरिक अमेरिका जाकर वहां की कंपनियों में कार्य कर सकते हैं। वीज़ा प्राप्त करने वाले 1 अक्टूबर से अमेरिका में कार्य कर सकेंगे। ज्ञात रहे कि अमेरिका में नया वित्त वर्ष 1 अक्टूबर से शुरू होता है। उल्लेखनीय कि H-1B वीज़ा के जरिए बड़ी संख्या में भारत के दक्ष पेशेवर अमेरिका जाता है और वहां पर नौकरी करते हैं। इनमें बड़ी संख्या में IT पेशेवर होते हैं। यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज ने इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी है। ब्रिटेन में नई ट्यूरिंग योजना की घोषणा। ब्रिटेन सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा रणनीति को लेकर ट्यूरिंग योजना की घोषणा की है। इसके तहत भारत जैसे देशों के साथ आदान प्रदान परियोजनाएं शामिल होगी। यूरोपीय संघ से अलग होने की प्रक्रिया पिछले साल के अंत में ब्रिटेन सरकार ने नई ट्यूरिंग योजना की घोषणा की है, जो विदेश में पढ़ने के लिए यात्रा करने वाले विश्वविद्यालय स्तर के छात्रों के नेटवर्क का विस्तार करने के साधन के रूप में EU व्यापी छात्र आदान प्रदान कार्यक्रम का हिस्सा होगा। UAE का अंतरिक्षयान पहली बार मंगल की कक्षा में पहुंच गया है। UAE के होप मिशन की सफलता की बधाई देने प्रिंस नायान वैज्ञानिकों से मिले। यह अंतरिक्षयान मंगल के मौसम की जानकारी जुटाएगा। UAE का होप यान 1,20,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चक्कर काट रहा है। होप का ऑर्बिट अंडाकार होने से इस रोवर को पूरा चक्कर लगाने में 55 घंटे लगेंगे। ज्ञात रहे कि अभी तक अमेरिका ही एकमात्र ऐसा देश है जिसने मंगल पर सफलतापूर्वक अंतरिक्षयान उतारा है। तुर्की में एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी की जा रही है। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन। हम GDP की उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर से 33 से 35% तक घटाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। विकास शिखर सम्मेलन 2021 का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन करते हुए ऐसे शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित होते हैं, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में। इस आर्टिकल को आप इत्मीनान से वीडियो को रोक करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ लीजिएगा। इम्पोर्टेंट है, पढ़ना जरूर है, छोड़ना नहीं है। यदि आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो अब देखते हैं खेल चर्चा। BCCI को ड्रोन के इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है। क्रिकेट मैचों को कवर करने के लिए अब BCCI ड्रोन का इस्तेमाल कर सकता है। रानी रामपाल BBC प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेट हुई है। भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान है रानी रामपाल। स्टीव स्मिथ को एलन बार्डल मेडल मिला है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने दिग्गज बल्लेबाज स्टीव स्मिथ को एलन बार्डल मेडल से सम्मानित किया है। न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर ब्रूस टेलर का हाल ही में निधन हो गया। वे 77 वर्ष के थे। 30 टेस्ट और 2 वनडे मैच इन्होंने खेले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। 1992 के वनडे विश्व कप के दौरान टेलर न्यूजीलैंड की राष्ट्रीय टीम के मुख्य चयनकर्ता थे।
बिग बैश लीग की बात करें तो सिडनी सिक्सर्स तीसरी बार बिग बैश लीग इसने जीत ली है पर्थ स्कॉचर्स को हराकर। सिडनी सिक्सर्स ने वर्ष 2012 और 20 में भी बिग बैश लीग जीती थी। सिडनी सिक्सर्स के अलावा पर्थ स्कॉचर्स भी 3 बार इस प्रतिष्ठित लीग को जीत चुका है। ब्रिस्बेन हीट, सिडनी थंडर्स, एडिलेड स्ट्राइकर्स और मेलबर्न रेनगेट्स भी एक एक बार बिग बैश लीग के विजेता बन चुके हैं। सिलेक्शन ट्रायल, मध्य प्रदेश अकादमी के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी की प्रतिभावान खिलाड़ी चिंकी यादव ने नई दिल्ली में आयोजित तृतीय एवं चतुर्थ चयन ट्रायल के फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान हासिल किया। तृतीय चयन ट्रायल में चिंकी यादव 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल इवेंट के क्वालिफिकेशन राउंड में जहां 579 अंकों के साथ चौथे स्थान पर रही, वही फाइनल राउंड में 33 अंकों के साथ पहला स्थान हासिल किया। चिंकी यादव ने अपने शीर्ष स्थान को कायम रखते हुए चतुर्थ चयन ट्रायल में भी शानदार प्रदर्शन किया। इसी प्रकार मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी के प्रतिभावान खिलाड़ी ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर पुरुष वर्ग की सीनियर 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में चौथे चयन ट्रायल के क्वालिफिकेशन राउंड में जहां 628.7 अंकों के साथ 5वें स्थान पर रहे, वही उन्होंने फाइनल राउंड में शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरा स्थान हासिल किया। इसी तरह सुनिधि चौहान तीसरे ट्रायल के क्वालिफिकेशन राउंड में 5वें स्थान पर रही। खेल और युवा कल्याण मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने दिल्ली में आयोजित सिलेक्शन ट्रायल में खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन की सराहना की और गौरवान्वित महसूस किया। इंग्लैंड ने पहले टेस्ट मैच में भारत को 227 रन से हरा दिया है। चेन्नई में यह मैच आयोजित हुआ। एशियाई धरती पर रूट का लगातार तीसरा टेस्ट शतक है, तो जो रूट ने यहाँ पर शतक जड़ दिया। दो 218 रनों की पारी खेली इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने। 100वें टेस्ट मैच में शतक लगाने वाले वे 9वें बल्लेबाज हैं। वेस्टइंडीज ने एशिया में किया सबसे बड़ा रन चेज। बड़े खिलाड़ियों की अनुपस्थिति में बांग्लादेश में टेस्ट सीरीज खेल रही वेस्टइंडीज की टीम ने टेस्ट क्रिकेट में इतिहास रच दिया। वेस्टइंडीज ने बांग्लादेश को पहले टेस्ट में रोमांचक तरीके से 3 विकेट से हराया है। यह एशियाई धरती पर सबसे बड़ा रन चेज है। इससे पहले श्रीलंका ने एशिया में सबसे बड़ा रन चेज हासिल किया था। वही वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े रन चेज का रिकॉर्ड भी वेस्टइंडीज के ही नाम है। वेस्टइंडीज ने वर्ष 2003 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 418 रन का लक्ष्य हासिल किया था। मैच में युवा बल्लेबाज फाइल मायर्स ने अपने पदार्पण टेस्ट मैच की चौथी पारी में नाबाद 210 रन बनाए। विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। 20 फरवरी से शुरू होगी, 14 मार्च तक चलेगी। मुकाबले सूरत, इंदौर, बेंगलुरु, कोलकाता, जयपुर और तमिलनाडु में खेले जाएंगे। उल्लेखनीय कि विजय हजारे ट्रॉफी एक दिवसीय फॉर्मेट में खेली जाती है। प्रश्न बनता है ये भी कि विजय हजारे ट्रॉफी टेस्ट मैच खेले जाते हैं या फिर एक दिवसीय, तो एक दिवसीय मैच खेले जाते हैं। ऋषभ पंत बन गए हैं आईसीसी के प्लेयर ऑफ द मंथ। मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि हाल ही में यह नई घोषणा आईसीसी ने की है प्लेयर ऑफ द मंथ की। तो आईसीसी के पहले प्लेयर ऑफ द मंथ जो बने हैं वो भारतीय हैं ऋषभ पंत, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ऋषभ पंत की बात करें तो वर्ष 2018 में आईसीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड हासिल कर चुके हैं। ऋषभ टेस्ट क्रिकेट करियर में छक्का लगाकर अपने रनों का खाता खोलने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज हैं। इंग्लैंड में टेस्ट शतक लगाने वाले विश्व के दूसरे तथा भारत के पहले विकेट कीपर है ऋषभ पंत। ऋषभ के नाम एक टेस्ट मैच में बतौर विकेट कीपर सबसे ज़्यादा कैच लपकने का संयुक्त रिकॉर्ड है, 11 कैच लपके हैं। ऋषभ के अलावा इंग्लैंड के जैक रसेल तथा दक्षिण अफ्रीका के एबी डिविलियर्स भी एक टेस्ट मैच में 11-11 मैच पकड़ चुके हैं। अर्जुन और बुशरा ने मध्य प्रदेश को दिलाया स्वर्ण पदक। राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता जो कि गुवाहाटी में आयोजित हुई,
मध्य प्रदेश को बालक और बालिका अंडर 18 वर्ग की 1500 मीटर दौड़ में 2 स्वर्ण पदक हासिल हुए। एथलेटिक्स अकादमी के खिलाड़ी अर्जुन वास्कले ने 1500 मीटर दौड़ 3 मिनट 50.38 सेकंड में पूरी कर जहां मध्य प्रदेश को स्वर्ण पदक दिलाया, वहीं नया मिलिट्री रिकॉर्ड भी बनाया। अर्जुन वास्कले एथलेटिक्स से संबंधित याद रखिएगा, स्वर्ण पदक दिलाया है। प्रतियोगिता के बालिका अंडर 18 वर्ग की 1500 मीटर दौड़ में अकादमी की खिलाड़ी बुशरा खान गोरी ने 4 मिनट 53.47 सेकंड में रेस पूरी कर मध्य प्रदेश को दूसरा स्वर्ण पदक दिलाया। इसे मिलाकर मध्य प्रदेश को प्रतियोगिता में 13 पदक हासिल हुए हैं। इनमें 7 स्वर्ण 3 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल हैं। इस प्रतियोगिता में अकादमी के खिलाड़ियों ने 4 स्वर्ण 1 रजत और 2 कांस्य सहित कुल 7 पदक मध्य प्रदेश को दिलाए हैं। यह था दोस्तों रोजगार निर्माण न्यूज़पेपर का संपूर्ण सारांश। वीडियो में दी गई जानकारी खबरें आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। कोई प्रश्न या सुझाव आपका हो बेझिझक कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, और सब्सक्राइब ऑलरेडी कर चुके हो तो बेल आइकन यानी कि घंटी का बटन जरूर प्रेस कर देना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।